3 दिसंबर 2016 को सुबह करीब 10:30 बजे दक्षिण पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी थाने के ड्यूटी अफसर को पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि कैप्टन गौड़ मार्ग पर नाले के किनारे बैग में किसी की लाश पड़ी है। उस दिन थाना प्रभारी उदयवीर सिंह किसी काम से बाहर गए हुए थे। उनकी गैरमौजूदगी में थाने का चार्ज इंस्पेक्टर राजेश मौर्य संभाले हुए थे। बैग में लाश मिलने की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर राजेश मौर्य एसआई मनोज कुमार, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और महावीर सिंह को लेकर सूचना में बताए पते की तरफ निकल गए। कैप्टन गौड़ मार्ग पर स्थित वह नाला थाने से करीब 2 किलोमीटर दूर था, इसलिए पुलिस टीम करीब 10 मिनट में ही वहां पहुंच गई। वहां पहले से काफी लोग खड़े थे। भीड़ को देखकर उधर से गुजरने वाले वाहन चालक भी वहां रुक कर जा रहे थे। सभी लोग नाले के किनारे झाड़ी के पास पड़े उस काले रंग के ट्रैवल बैग को देख रहे थे। उस बैग का फ्लैप खुला हुआ था, जिससे उसमें रखी लाश साफ दिखाई दे रही थी। नोटबंदी के बाद जिस तरह आए दिन कूड़े के ढेर या अन्य जगहों पर करोड़ों रुपए मिलने के समाचार आ रहे हैं, उसी तरह इस बड़े बैग को भी नाले के किनारे किसी व्यक्ति ने देखा होगा। तो पैसे मिलने की संभावना को देखते हुए उसने इस बैग का फ्लैप खोलकर देखा होगा। लाश देखकर उसके होश फाख्ता हो गए होंगे। फिर वह बैग को ऐसे ही खुला छोड़कर भाग गया होगा। लेकिन ये पता नहीं लग पा रहा था कि उसमें रखी लाश किसी आदमी की है या किसी महिला की। इंस्पेक्टर राजेश मौर्य ने उस बैग का ऊपरी मुआयना करके सूचना डीसीपी रोमिल बानिया, एसीपी सतीश कैंप, थाना प्रभारी उदयवीर सिंह के अलावा क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को दे दी। वहां मौजूद सभी लोग आपस में यही बातें कर रहे थे कि पता नहीं इस बैग में किसकी लाश है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम के आने के बाद बैग से जब लाश निकाली गई तो सभी हैरान रह गए। किसी महिला की लाश का वह कूल्हे से ऊपर का हिस्सा था, बाकी नीचे का हिस्सा वहां नहीं था। वह ऑरेंज कलर की नाइटी पहने हुए थी। उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार करने की चोट थी। उसकी कलाई पर कलावा बंधा था। इसके अलावा हाथ की एक अंगुली में अंगूठी थी और गले में पीले रंग का धागा पड़ा हुआ था। महिला की उम्र यही कोई 40-45 साल थी। बैग से या उस महिला की लाश से कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। वहां जितने भी लोग खड़े थे उनमें से कोई भी उसकी शिनाख्त नहीं कर सका। इससे यही अनुमान लगाया गया कि शायद ये किसी दूसरे इलाके की होगी। पुलिस ने मृतका का पेट के नीचे का हिस्सा आसपास की झाड़ियों में तलाशा, पर वह वहां नहीं मिला। उसी दौरान डीसीपी रोमिल बानिया, एडिशनल डीसीपी राजीव रंजन, एम हर्षवर्धन, एसीपी सतीश कैंप आदि भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भी लाश का मुआयना किया और इंस्पेक्टर राजेश मौर्य को जरूरी दिशा निर्देश देकर चले गए। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद लाश के आधे हिस्से को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके मृत महिला की शिनाख्त की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने महिला की लाश के फोटो को 4000 पैम्फलेट छपवाकर सी इलाके में सार्वजनिक स्थानों पर चिपकवा दिए। इतना ही नहीं, समस्त थानों में सूचना भेजकर ये भी पता लगाने की कोशिश की इस हुलिया से मिलती जुलती कोई महिला लापता तो नहीं है। थाना प्रभारी उदयवीर सिंह जो बाहर गए हुए थे, लाश मिलने की खबर पाकर शाम तक थाने लौट आए। अगले दिन भी पुलिस टीम हर संभावित तरीकों से पता लगाने लगी कि आखिर यह महिला है कौन, पर कहीं से भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। 4 दिसंबर 2016 को दोपहर 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से थाना अमर कॉलोनी में सूचना मिली कि श्रीनिवासपुरी के क्यू ब्लॉक में पास भगेल मंदिर के पास छोटे नाले में किसी महिला का पेट से नीचे का भाग पड़ा हुआ है। थाना प्रभारी उदयवीर सिंह और इंस्पेक्टर राजेश मौर्य 15-20 मिनट में ही भगेल मंदिर के पास पहुंच गए, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने जिस महिला की लाश बरामद की थी उसका भी पेट से नीचे का हिस्सा गायब था। पुलिस जब भगेल मंदिर के पास पहुंची तो वास्तव में वहां किसी महिला के पेट के नीचे का हिस्सा नाले में पड़ा हुआ था। उसके एक पैर पर मांस नहीं था, शायद उसे कुत्तों ने खा लिया होगा। नाले के पास एक काले रंग का बैग पड़ा हुआ था। उस पर खून के निशान से लगा कि लाश का वह हिस्सा उसी बैग में रख कर लाया गया होगा जिस जगह से पुलिस ने एक दिन पहले महिला का धड़ बरामद किया था। ये जगह वहां से कोई आधा किलोमीटर दूर थी। जरूरी कार्रवाई करके उसे भी पुलिस ने एम्स की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने नाले के पास से महिला का जो धड़ बरामद किया था, ये हिस्सा उसी महिला का है या नहीं, ये बात डॉक्टरी जांच के बाद ही पता लग सकती थी। बहरहाल अब पुलिस का पहला मकसद मृतका की शिनाख्त करवाना था। पुलिस के पास लाश के जो फोटो थे, उन्हीं के माध्यम से वह उसकी शिनाख्त में जुट गई। बीट का हर एक पुलिसकर्मी अपने अपने इलाके के लोगों को वह फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछने लगा।
हेड कांस्टेबल सुरेंद्र भी इसी काम में लगे हुए थे। फोटो देखकर उन्हें अमर कॉलोनी क्षेत्र के ही एक व्यक्ति ने बताया कि यह महिला तो अन्नू की तरह लग रही है। अन्नू, यह अन्नू कौन थी और कहाँ रहती थी? हेड कांस्टेबल सुरेंद्र ने उससे पूछा। सर, ये दशभिरागढ़ी गांव में ही कहीं रहती थी, पर मैं इसके एक रिश्तेदार प्रवीण को जानता हूँ, जो सपना सिनेमा के पास साउथ इंडियन व्यंजन की रेडी लगाता है। वह व्यक्ति बोला। सुरेंद्र को ये सुनकर खुशी हुई कि शायद यहाँ से कुछ बात बन सकती है। वह उस व्यक्ति को लेकर थाना अमर कॉलोनी क्षेत्र में स्थित सपना सिनेमा के पास ले गए। प्रवीण वहीं मिल गया। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र ने प्रवीण को महिला की लाश का फोटो दिखाया तो उसने उसे पहचानते हुए कहा कि यह अनारकली उर्फ अन्नू है। रिश्ते में यह उसकी मौसेरी सास की छोटी बहन है। सुरेंद्र ने ये जानकारी थाना प्रभारी उदयवीर सिंह और इंस्पेक्टर राजेश मौर्य को दी। दोनों पुलिस अधिकारी प्रवीण के पास ही पहुंच गए। पुलिस प्रवीण को लेकर दशभिरागढ़ी स्थित अनारकली के कमरे पर पहुंची, पर उसका कमरा बाहर से बंद मिला। करीब 45 कमरों वाला वह मकान श्रीराम नाम के एक शख्स का था। पुलिस ने श्रीराम को बुलाकर बात की तो उसने बताया कि अनारकली एक मद्रासन थी, जो करीब 3 महीने पहले उसके यहाँ आई थी। इसके साथ बलराम नाम का एक बंदा और रहता था। ये सन 2010 में भी इसी मकान में 6-7 महीने रहकर गई थी। उस समय भी बलराम इसके साथ रहता था। जिस कमरे में अनारकली रहती थी, उसके आसपास के कमरों में रहने वाले लोगों ने बताया कि ये 2 दिसंबर से दिखाई नहीं दे रही। वहां खड़े खड़े पुलिस को अनारकली के कमरे से बदबू आती महसूस हुई। पुलिस ने भगेल मंदिर के पास से महिला के पेट से नीचे वाला जो हिस्सा बरामद किया था, उसकी अभी डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं आई थी, इसलिए कहा नहीं जा सकता था कि वह उसी की लाश का हिस्सा है। थाना प्रभारी को लगा कि कहीं अनारकली की लाश का आधा भाग इस कमरे में तो नहीं रखा है, इसलिए उन्होंने मकान मालिक और अन्य लोगों के सामने कमरे का ताला तोड़कर कमरे में खोजबीन की, तो वहां सूखी हुई मछलियां मिली। वह बदबू उन्हीं से आ रही थी। कमरे की जांच के दौरान दीवार पर खून के कुछ छींटे भी दिखे। वे छींटे मानव खून के थे या नहीं, ये जांच के बाद ही पता चल सकता था। लिहाजा उन्होंने फोरेंसिक विभाग को फोन कर दिया। डॉक्टर नरेश कुमार के नेतृत्व में एक फोरेंसिक टीम वहां आ गई। टीम को दीवार पर 6 जगह खून के छींटे मिले। इसके अलावा एलपीजी के छोटे सिलेंडर पर भी खून के छींटे मिले। कमरे में 3 चाकू मिले। फोरेंसिक टीम ने कमरे से सबूत इकट्ठे कर लिए। अब तक की जांच में मृतका के साथ रहने वाले बलराम पर ही शक जा रहा था, क्योंकि वह गायब था। पुलिस टीम उसे ढूंढने में जुट गई। इस काम में पुलिस ने अपने मुखबिरों को भी लगा दिया। प्रवीण ने पुलिस को बताया था कि मृतका अनारकली का एक बेटा भी है जो चेन्नई में रहता है। पुलिस ने प्रवीण से उसका, अनारकली और उसके बेटे का फोन नंबर ले लिया। तीनों के फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाए। इसके अलावा इन तीनों नंबरों के द्वारा जिन नंबरों से बात होती थी, उनकी भी जांच की। इस जांच में अनारकली के फोन नंबर की लोकेशन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की आ रही थी। अनारकली के इस नंबर से जिन जिन नंबरों से संपर्क हुआ था, उन सबको जांच के दायरे में लिया गया। इनमें से एक नंबर दिल्ली के संगम विहार इलाके का मिला। संगम विहार के जिस व्यक्ति का ये नंबर था, वह एक ऑटो ड्राइवर था। पुलिस उस तक पहुंच गई। उससे पूछताछ की गई तो वह पुलिस को बेकसूर लगा। उधर पुलिस की बलराम को ढूंढने की कोशिश जारी थी। फिर 7 दिसंबर 2016 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बलराम को दिल्ली के नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि अनारकली उसके साथ 20 साल से लिव इन रिलेशन में रहती थी, पर उसने हालात ऐसे खड़े कर दिए थे कि उसे उसकी हत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। बलराम ने उसकी हत्या की जो कहानी बताई, चौंकाने वाली निकली। अनारकली उर्फ अन्नू मूल रूप से चेन्नई की रहने वाली थी। उसके माता पिता बेहद गरीब थे, इस वजह से वह नहीं पढ़ सकी। उसके मोहल्ले की कई लड़कियां दिल्ली में नौकरी या फिर दूसरे काम धंधे करती थीं। अनारकली जब करीब 16 साल की हुई तो उसके पिता ने उसे काम करने के लिए मोहल्ले की लड़कियों के साथ दिल्ली भेज दिया। वह कोई पढ़ी लिखी तो थी नहीं जिससे उसकी कहीं नौकरी लग जाती। कुछ कोठियों में उसे झाड़ू पोंछा आदि का काम जरूर मिल गया। बाद में उसे और कोठियों में भी काम मिलते चले गए। कई जगह काम करने से उसे महीने की अच्छी कमाई होने लगी। उन पैसों में से वह कुछ पैसे अपने माँ बाप के पास भेज देती थी। दिल्ली में साल भर काम करने के बाद अनारकली काफी चालाक हो गई थी। अब वह पहले वाली सीधी सादी अन्नू नहीं रह गई थी। उसी दौरान 17 साल की अनारकली उर्फ अन्नू की मुलाकात दुर्गन नाम के युवक से हुई।
जो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। दुर्गन 20-22 साल का युवक था। वह भी चेन्नई का रहने वाला था, इसलिए दोनों के बीच जल्द ही दोस्ती हो गई, जो बाद में प्यार में बदल गई। अपने काम धंधे से निपटने के बाद दोनों मिलते मिलाते रहते थे। अनारकली अपने माँ बाप से भले ही सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती कर रही थी, इसके बावजूद भी इसकी जानकारी उसके घर वालों को हो गई थी। इस बारे में जब उन्होंने अनारकली से बात की तो उसने साफ साफ बता दिया कि वह दुर्गन से शादी करना चाहती है। घर वालों ने उसकी बात मानते हुए दुर्गन से उसकी शादी कर दी। इसके बाद वह पति के साथ दिल्ली में रहने लगी। अनारकली और उसका पति दोनों कमा रहे थे, इसलिए उनकी घर गृहस्थी बड़े आराम से चल रही थी। इसी दौरान वह एक बेटे की मां बन गई, जिसका नाम श्रीनिवासन रखा। प्यार से सभी उसे सनी कहते थे। शादी के 7-8 साल बाद दुर्गन पत्नी को अकेला छोड़कर कहीं चला गया। अनारकली ने अपने स्तर से जब पति के बारे में पता लगाया तो जानकारी मिली कि उसका किसी और लड़की से चक्कर चल रहा था। वह उस लड़की को लेकर चेन्नई भाग गया है। पति के इस विश्वासघात से अनारकली को बड़ा दुख हुआ। वह दिल्ली में बेटे सनी के साथ अकेली थी। उसने सनी को अपने मायके भेज दिया ताकि वह अपने नाना नानी की देखरेख में पढ़ाई पूरी कर सके। अनारकली की उम्र उस समय करीब 24-25 साल थी। यह उम्र अकेले कांटे से नहीं कटती। पति उसे धोखा देकर चला गया था। उसी दौरान उसकी मुलाकात बलराम नाम के व्यक्ति से हो गई। बलराम प्लम्बर था। वह मूल रूप से उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले का रहने वाला था। वह शादीशुदा था। उसकी पत्नी उड़ीसा में ही रहती थी। धीरे धीरे दोनों इतने नजदीक आ गए कि उन्होंने साथ साथ रहने का फैसला कर लिया। वे दोनों दक्षिण पूर्वी दिल्ली के थाना अमर कॉलोनी के गांव दशहरा गढ़ी में लिव इन रिलेशन में रहने लगे। अनारकली ने घरों में काम करना बंद कर दिया। वह ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित नर्सरी के पास फुटपाथ पर चाय की दुकान चलाने लगी। बलराम का साथ मिलने पर अनारकली के जीवन में खुशहाली लौट आई थी। करीब 20 साल तक दोनों लिव इन रिलेशन में रहते रहे। इस बीच बलराम समय समय पर उड़ीसा स्थित अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने चला जाता था। उसके 2 बेटियां और एक बेटा था। बीवी और जवान बच्चों को इस बात की भनक तक नहीं लग सकी थी कि वह दिल्ली में किसी औरत के साथ रह रहा है। करीब 1.5 महीने पहले बलराम उड़ीसा से दिल्ली लौटा तो अनारकली का व्यवहार कुछ बदला हुआ था। हालांकि अनारकली का सारा खर्च वह खुद उठाता था, इसके बावजूद भी वह उसके साथ रूखा व्यवहार कर रही थी। इतना ही नहीं, वह बिस्तर पर भी उसे अपने पास नहीं फटकने देती थी। बलराम को शक हो गया कि जरूर इसके किसी और से संबंध हो गए हैं। वह पता लगाने में जुट गया कि ऐसा कौन आदमी है। बलराम ने जल्द ही इस बारे में जानकारी जुटा ली। उसे पता चला कि अनारकली के एक नहीं बल्कि 2 ऑटो ड्राइवरों से नाजायज संबंध हैं। ये जानकारी मिलते ही बलराम के तन बदन में आग सी लग गई। उसका मन तो कर रहा था कि वह अनारकली को अभी ऐसी सजा दे जिसे वह जिंदगी भर न भूल सके, पर वह कोई बात सोचकर अपना गुस्सा पी गया। उसने शाम को अनारकली से उसके बदले व्यवहार के बारे में बात की तो वह उसके साथ लड़ने को आमादा हो गई। दोनों में कुछ देर बहस हुई और मामला शांत हो गया। एक दिन बलराम दोपहर के समय कमरे पर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। किवाड़ के बीच में जो दरार थी उस पर आंख गड़ा कर देखा तो कमरे के अंदर जल रही ट्यूबलाइट की रोशनी में सारा नजारा दिख गया। अनारकली एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। इसके बाद तो बलराम का शक विश्वास में बदल गया। बलराम ने दरवाजा खटखटाने के बजाय अनारकली को फोन लगाया तो उसने स्क्रीन पर नंबर देखने के बाद अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। इसके अलावा उसने कमरे में जल रही ट्यूबलाइट भी बंद कर दी। तब बलराम ने दरवाजा खटखटाया। करीब 4-5 मिनट बाद अनारकली ने दरवाजा खोला तो सामने बलराम को देखकर उसके होश उड़ गए। उसी दौरान कमरे में अनारकली के साथ जो युवक था वह वहां से भाग गया। तब बलराम ने उससे उस युवक के बारे में पूछा तो अनारकली बोली, कोई भी हो तुम्हें उससे क्या मतलब? मेरे होते हुए तुम किसी और को यहाँ नहीं बुला सकती। वह बोला, क्यों? मैंने तुम्हारे साथ क्या शादी की है जो मुझ पर इस तरह से हुक्म चला रहे हो? अपनी जिंदगी में अपनी तरह से जीऊंगी, इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस मुद्दे पर ज्यादा बात मत करो। अनारकली ने जवाब दिया। बलराम उसका मुंह देखता रह गया। बात भी सही थी, उसने अनारकली से शादी थोड़े ही की थी। दोनों का स्वार्थ था, इसलिए वे साथ साथ रह रहे थे। बलराम से जब उसका मन भर गया तो उसने किसी और के साथ नजदीकी बना ली। अनारकली की बात पर बलराम ने भी बहस करनी जरूरी नहीं समझी। वह उसे समझाने की कोशिश करने लगा,
पर उसी समय उसने यह जरूर तय कर लिया था कि इस धोखेबाज औरत को वह सबक जरूर सिखाएगा, और यह काम उसके साथ रहकर संभव हो सकता था। बलराम के दिल में कसक तो थी ही, वह बस मौके का इंतजार कर रहा था। बात 2 दिसंबर 2016 की है। दोपहर के समय बलराम दशहरा गढ़ी स्थित अपने कमरे पर आया। उसके दिल में अनारकली के प्रति गुस्सा तो भरा ही हुआ था। बलराम ने उसके चरित्र को लेकर बात शुरू की तो अनारकली भड़क गई। दोनों तरफ से गर्मागर्मी होने लगी। तभी बलराम कमरे में स्लैब पर रखा अपना हथौड़ा उठा लिया और उसका एक वार उसके सिर पर किया। हथौड़े के वार से अनारकली बेहोश होकर गिर पड़ी और उसके सिर से खून निकलने लगा। इसके बाद उसने उसकी पीठ पर भी हथौड़े से कई वार किए। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। अनारकली की हत्या करने के बाद बलराम को तसल्ली हुई, पर उसके सामने समस्या यह आ गई कि लाश को ठिकाने कैसे लगाए। कुछ देर सोचने के बाद वह कमरे में रखा किचन में प्रयोग होने वाला चाकू उठा लाया। उस चाकू से उसने अनारकली को कूल्हे के ऊपर से काट कर 2 हिस्सों में कर दिया। कमरे में बड़े बड़े 2 ट्रैवल बैग रखे थे, उनमें रखे कपड़े निकाल दिए। इसके बाद उसने उनमें लाश के टुकड़े रख दिए। फिर उसने कमरे का खून साफ किया। अब वह अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। अंधेरा होने पर उसने वह बैग उठाया जिसमें अनारकली का सिर और धड़ वाला भाग रखा था। उस बैग को रिक्शे में लेकर वह कैप्टन गौड़ मार्ग पर नाले के पास स्थित बस स्टैंड पर उतर गया। कुछ देर वहां बैठने के बाद जब उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने उस बैग को नाले के किनारे झाड़ियों में डाल दिया। एक बैग को ठिकाने लगाने के बाद वह कमरे पर आया और दूसरे बैग को रिक्शे में लेकर कैप्टन गौड़ मार्ग पर स्थित मस्जिद के पास उतर गया। फिर वहां से कुछ मीटर आगे चलकर उसने वह बैग भगेल मंदिर के पास पुलिया के नीचे गिरा दिया। वह इलाका श्रीनिवासपुरी क्षेत्र में आता है। वहां से बह रहे बड़े नाले में 2 छोटे नाले भी जुड़े हुए हैं। वह बैग जिसमें अनारकली के कूल्हे और पैर वाला भाग था, लुढ़क कर एक छोटे नाले के किनारे पहुंच गया। दोनों बैग ठिकाने लगाने के बाद बलराम ने राहत की सांस ली। फिर कमरे की सफाई करके खून से सनी चादर कूड़े के ढेर पर फेंक आया। इसके बाद वह ताला लगाकर अपने एक जानकार के यहाँ चला गया। नोटबंदी के बाद जिस तरह जगह जगह नोट पड़े होने की खबरें सामने आई हैं, उसी तरह नाले के पास झाड़ियों में पड़े उस बैग को किसी व्यक्ति ने लालच में आकर खोला होगा, पर नोटों की जगह उसमें लाश देखकर उसे जरूर पसीना आ गया होगा। डर की वजह से वह बैग को खुला छोड़कर भाग गया। उधर भगेल मंदिर के पास छोटे नाले के पास जो बैग गिरा था, उसे कुत्तों ने फाड़कर उसमें से लाश निकाल कर खा ली। केवल एक टांग पर कुछ मांस बचा था। जानवरों की खींचातानी में वह हिस्सा नाले में गिर गया। पुलिस ने एम्स की मोर्चरी में लाश के जो 2 हिस्से रखवाए थे, उनकी DNA जांच की गई तो वह दोनों एक ही महिला के पाए गए। बलराम से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा और चाकू भी कमरे से बरामद कर लिया। खून से सनी चादर जहां फेंकी थी, पुलिस उसे वहां लेकर गई, पर नगर निगम की गाड़ी वहां के कूड़े को ले जा चुकी थी, जिससे वह चादर वहां नहीं मिल सकी। पुलिस ने बलराम को भादमवी की धारा 302, 201 के तहत गिरफ्तार करके साकेत कोर्ट में महानगर दंडाधिकारी अर्चना बेनीवाल की कोर्ट में पेश कर उसे 2 दिनों के रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि में संबंधित स्थानों की तस्दीक कराने के बाद उसे फिर से कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। कथा लिखने तक बलराम जेल में बंद था। मामले की विवेचना इंस्पेक्टर राजेश मौर्य कर रहे हैं। कथा पुलिस सूत्रों और जनचर्चा पर आधारित